हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और आज इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 11 का 8 चैप्टर जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। द टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन वुड बी राइबोसोम। अगर आप राइबोसोम के नाम को समझते हैं स्टूडेंट्स, तो आप समझ पाएंगे इसका जो नाम है वो दो वर्ड्स का बना है। पहला है राइबो विच स्टैंड्स फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड और दूसरा है जोम जिसका मतलब है बॉडी। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड के टुकड़ों से जुड़ करके जो हिस्सा बनता है वो होता है आपका राइबोसोम। अब जो राइबोसोम थे उनको सबसे पहली दफा ऑब्जर्व किया गया था बाय समबडी कॉल्ड एज अल्बर्ट क्लॉड। ठीक है, इन्होंने ऑब्जर्व किया राइबोसोम को इन स्मॉल वेसिकल्स जिसको नाम दिया गया था माइक्रोसोम इनके द्वारा। ठीक है, माइक्रोसोम बेसिकली क्या होते हैं? माइक्रोसोम एक वेसिकल है जिसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका रप्चर्ड, उसका टूटा फूटा हिस्सा देखने मिलता है अलोंग विथ राइबोसोम। राइबोसोम की जो सबसे पहली डिटेल स्टडी थी वो की गई थी रॉबिन्सन एंड ब्राउन के द्वारा इन ईयर 1953। ध्यान रखने वाली बात है बच्चों, ये जो किया गया था स्टडी, ये किया गया था प्लांट्स के अंदर। ठीक है, इसका और ज्यादा अच्छे से स्टडी किया गया था इन ईयर 1955 बाय पैलेट और ये स्टडी की गई थी एनिमल्स के अंदर। अब क्योंकि पैलेट ने राइबोसोम को बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया था, बहुत अच्छी तरह से उसे डिस्क्राइब किया था, तो राइबोसोम को हम लोग पैलेट पार्टिकल से के नाम से जानते थे, राइट। तो बिकॉज द पैलेट हैड ऑब्जर्व्ड इट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर and had explained it also, we refer to these structures as pellet particle till 1958, जब तक हमारे पास रॉबर्ट्स नहीं आए। There was a guy called as Richard Roberts जिन्होंने इस पैलेट पार्टिकल को नाम दिया राइबोसोम। ठीक है, तो आपने अगर कल वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने देखा था कि भैया जो जो क्रिस्टियन डी डुवे थे जिन्होंने लाइसोसोम ढूंढा था, वो ये अल्बर्ट क्लॉड और जॉर्ज पैलेट, इन तीनों को मिला था नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरी ऑफ राइबोसोम। ठीक है, चलिए अब ये तो हमने समझ लिया कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, किसने ढूंढा, किसने क्या यहां पर योगदान दिया। अब आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं राइबोसोम एज अ स्ट्रक्चर कैसे होते हैं और क्या होते हैं। तो राइबोसोम इज बेसिकली स्मॉल स्फेरिकल ए मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर। ठीक है, छोटा सा होता है, बहुत कम साइज है इसकी। अब बहुत बहुत कम साइज है, बहुत छोटा होता है ये। ठीक है, इसीलिए ये केवल ढूंढा गया तब, कब? 1950 के बाद में, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पिक्चर में आए। ठीक है, इसकी साइज इतनी छोटी थी कि ये नॉर्मल जो लाइट माइक्रोस्कोप होते हैं उसके द्वारा विजिबल नहीं हो पा रहे थे। तो हमें जरूरत पड़ी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की फॉर द डिस्कवरी ऑफ दीज राइबोसोम्स। नाउ आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर वर्ड ए मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर। ए मेम्ब्रेनियस मतलब इनके अंदर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, which means it is a non-membrane bound organelle, and because it is non-membrane bound organelle, it could be found in a eukaryotic cell as well as a prokaryotic cell. प्रोकैरियोटिक सेल का जब मैंने आपको जिक्र किया था सबसे पहले वीडियो में, तो बताया था कि उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। तो ये राइबोसोम क्योंकि ए मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है, ये हमारे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी रहेगा और यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी रहेगा। नाउ अब इसके स्ट्रक्चर के अंदर जब आप ऑब्जर्व करिएगा तो यू विल फाइंड 35% तक प्रोटीन होता है और 65% तक आरएनए होता है। ठीक है, अब क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन और आरएनए दोनों हैं, हम राइबोसोम को राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल या फिर आरएनपी के नाम से भी जानते हैं। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल के नाम से जाना जाता है इसे। ठीक है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। नाउ जो आरएनए है यहां पर, ये जो आरएनए है, आरएनए अलग अलग प्रकार का होता है। एक होता है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए होता है। दूसरा है यहाँ पे आरआरएनए व्हिच स्टैंड्स फॉर राइबोसोमल आरएनए, और एक तीसरे प्रकार का आरएनए होता है जिसे हम लोग कहते हैं टीआरएनए या फिर ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, मैं आगे जाके आपको बताऊंगा उन तीनों ही के बारे में। चलिए ना, जो राइबोसोम्स होते हैं स्टूडेंट, ये लगभग सभी लिविंग सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कुछ सेल्स हैं जैसे कि आरबीसी, इनके अंदर ये एब्सेंट होते हैं। ठीक है, लाइसोसोम जो थे वो भी आरबीसी के अंदर एब्सेंट होते हैं और जो हमारे राइबोसोम है वो भी एब्सेंट हो रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा।
बात करते हैं तो राइबोसोम आपको या तो फ्रीली फ्लोटिंग देखने मिलेगा साइटोप्लाज्म के अंदर, या फिर इट कैन अटैच इटसेल्फ टू द ईआर, ठीक है, यहां पे अटैच्ड होगा, ठीक है, अटैच्ड टू ईआर। अब जब राइबोसोम ईआर के साथ जुड़ जाता है स्टूडेंट्स, तो इट फॉर्म्स अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज आरईआर। And you are very well aware of the fact that if a ribosome gets attached to ER and it forms a RER, that is rough endoplasmic reticulum, it will start to synthesize protein, right? So I can have an understanding that ribosomes are associated with what? They are associated with protein synthesis, right? Now here I would like to introduce to you guys this particular person by the name of Theodor Swedberg। ठीक है, थियोडोर श्वान थे और ये थियोडोर स्वेडबर्ग हैं। वो सेल थियरी में थे, ये हमारे राइबोसोम के स्ट्रक्चर में है। ठीक है, जो थियोडोर स्वेडबर्ग थे, इन्होंने एक टेक्निक डिवाइस की जिसके वजह से हम हीमोग्लोबिन का जो एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर वेट था वो डिटरमाइन कर पाए। इन्होंने एक टेक्निक डिवाइस की जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। A technique devised by Theodor Swedberg was called as ultracentrifugation, which helped us to determine the density and the molecular weight of hemoglobin। आपको पता होगा जो हीमोग्लोबिन है वो फाइंड किए जाते हैं हमारे आरबीसी के अंदर। ठीक है, ये हमारे आरबीसी हो गए स्टूडेंट्स। एंड आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, जो रेड कलर का होता है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को तो खैर ज्यादा नहीं करता, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। याद आता है कुछ ऐसा? अगर नहीं आता है तो समझ लीजिएगा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो उसका इन्होंने जो मॉलिक्यूलर मास था वो डिटरमाइन किया 68,000 के आसपास कुछ। ठीक है, अब सेंट्रीफ्यूगेशन जो प्रोसेस होती है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग जो पार्टिकल्स होते हैं, जो भी हमारे जो सैंपल होंगे, उसको हम लोग बहुत ही ज्यादा स्पीड में घुमाते हैं। ठीक है, रोटेशनल मोशन उसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं। नाउ अंडर द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आप लोग शायद फिजिक्स में पढ़े होंगे, सेंट्रीफ्यूगल होता है और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। एक ऐसा फोर्स जो हमारी बॉडी को सेंटर की तरफ खींचता होगा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। दूसरा फोर्स जो इस बॉडी को सेंटर से दूर फेंकता है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। तो जब हम इस पार्टिकल को सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो उसके ऊपर एक्ट करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नाउ एक सोचने की बात है, आपके पास दो अलग अलग साइज पार्टिकल है, जैसे यहां पर एक छोटा पार्टिकल है, एक बड़ा पार्टिकल है। किसके ऊपर फोर्स ज्यादा एक्ट कर पाएगा? जिसका एरिया कम है उस पर, या जिसका एरिया ज्यादा है उस पर? आपका जवाब होना चाहिए जिसका एरिया ज्यादा है। अगर एरिया ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा एक्ट करेगा, एरिया कम है तो फोर्स कम एक्ट करेगा। ठीक है, तो हम इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के मदद से अलग अलग चीजों को उनकी साइज और उनकी डेंसिटी के बेसिस पर सेपरेट कर सकते थे। ठीक है, सेडिमेंटेशन आपको पता है, आपने अलग अलग साइज के पार्टिकल्स को अगर छोड़ दिया है एंड जब वो अपने आप सेटल डाउन होते हैं, उसे कहते हैं सेडिमेंटेशन। जो ज्यादा भारी होगा, ज्यादा बड़ा होगा, वो जल्दी सेटल करता है। नीचे सेटल होता है वो जिसकी साइज कम है, हल्का है, वो ऊपर सेटल होगा और ज्यादा समय लगाएगा। ठीक है, यही चीज इन्होंने मशीन के ऊपर कर दी और इनको 1926 में मेरे ख्याल से नोबेल प्राइज मिल गया था। ठीक है, अब इन्होंने बहुत चमत्कारिक काम किया था, इन्होंने सेडिमेंटेशन के बारे में बताई बात हमें। ठीक है, तो वो जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होता है, ठीक है, कौन सा पार्टिकल कितना जल्दी या कितना धीरे सेडिमेंट हो सकता है, वो उसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होता है और वो डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के। तो कोई साइज कोई सब्सटेंस जिसका साइज, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, उसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट ज्यादा होगा। कोई पार्टिकल, कोई सब्सटेंस जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, तो उसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट भी कम होता है। और सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को हम लोग नाम देते हैं स्वेडबर्ग्स यूनिट। और ये
स्वेडबर्ग साहब के सम्मान में दिया गया है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही चमत्कारिक काम किया था। ठीक है, नाउ यहां तक स्वेडबर्ग की बात हमने जो करी वो क्यों करी समझेंगे, टाइप्स ऑफ राइबोसोम, और फिर बताएंगे स्वेडबर्ग की बात क्यों करी। देखिए, जो राइबोसोम होते हैं स्टूडेंट्स, दे आर ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स। राइबोसोम फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, एंड अ राइबोसोम फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल। एक राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक सेल में फाइंड किया जाता है उसे हम लोग 70S के नाम से भी जानते हैं, और एक राइबोसोम जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर फाइंड किया जाता है उसे हम लोग 80S के नाम से जानते हैं। वो राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होता है वो सिंथेसाइज किया जाता है इनसाइड द साइटोप्लाज्म। आपको पता है एक सेल है, उस सेल के अंदर जो मैट्रिक्स होता है, जो फ्लूइड भरा होता है, वो उसका साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस के बाहर का हिस्सा बेसिकली। ठीक है, तो उस साइटोप्लाज्म के अंदर जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है वो बनता है। इसके बारे में अगर और चर्चा करूं मैं, तो ये जो 70S राइबोसोम है, इट इज फाउंड इनसाइड द प्रोकैरियोटिक सेल, it is also found inside the chloroplast and mitochondria. When found in chloroplast, it is called as plastidoribosome, and when found inside the mitochondria, it is called as mitoribosome. इमेजिन करिए क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, इमेजिन करिए ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, और यहां पे हमारे पास थाइलाकॉइड की बिल्डिंगें आ गई हैं। ठीक है, ग्रेनम बन चुका है। यहां पर जो स्ट्रोमा होगा या फिर यहां पर जो मैट्रिक्स होगा इन ग्रेना के आसपास, वहां पे राइबोसोम देखने मिलते हैं। या फिर अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें हम, अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें बच्चों, अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा साइड पर। यहां पे जो मैट्रिक्स होगा वहां पे ये देखने मिल जाएंगे हमारे माइटोराइबोसोम्स। राइट नाउ हियर we call it as 70S, and we have a reason for that. I have a reason for calling this prokaryotic ribosome as a 70S type of ribosome because उसका जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है, उसका जो सेडिमेंटेशन रेट है, उसका जो स्वेडबर्ग यूनिट है, वो कितना निकल के आ रहा है 70S। 70S जिसमें दो यूनिट होती हैं। 70S जो है उसमें दो यूनिट होंगी, दो पार्ट का बनता है वो, एक 50S और दूसरा 30S। तो दो यूनिट है, एक 50 स्वेडबर्ग यूनिट के साथ है और एक 30 स्वेडबर्ग यूनिट वाला है। तो स्वाभाविक सी बात है वो जो 50 वाला होगा वो बड़ा होगा और ये जो 30 वाला है वो छोटा होगा। तो अब मैं आ जाता हूं इस डायग्राम के ऊपर। आप देख पाएंगे यहां पर दो यूनिट है, एक लार्जर सब यूनिट है और दूसरी स्मॉलर सब यूनिट है। वो जो लार्जर यूनिट है, और अगर मैं प्रोकैरियोटिक के रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो इसका जो डेंसिटी हो जाएगा वो हो जाएगा 50S। ठीक है, और ये जो स्मॉलर सब यूनिट है उसकी डेंसिटी हो जाएगी कितनी 30S। ठीक है, ठीक है, अलग अलग है। अब जब जब दोनों साथ में आएंगे, जब दोनों साथ में आएंगे तो उसकी डेंसिटी घट करके 70S हो जाएगी। प्लस नहीं करना है, 30 और 50 80 नहीं करना है। कैसे कम हो गया, मान लीजिए ये लार्जर सब यूनिट है और ये स्मॉलर सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट है। ऐसे दोनों अलग अलग है ना, दोनों का साइज अलग हो जा रहा है, दोनों का लेंथ भी अलग हो जा रहा है। बट जब दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, दोनों को कंबाइन कर दिया तो क्या हो गया, क्या हो गया, बस वही चीज यहां पर हो रही है। ये हमारा 50S, ये हमारा 30S। ऐसे दोनों अलग है, बट जब ये दोनों साथ में जुड़ गए तो क्या हो गया, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हो गया, थोड़ा सा जो सेडिमेंटेशन रेट था वो घट गया। ठीक है, 70S हो गया। राइट नाउ व्हेन आई से सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, उसका मतलब क्या होता है, इट इज द इनडायरेक्ट मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। मतलब अगर आपको उसकी डेंसिटी और साइज नहीं पता है, ठीक है, किसी पार्टिकल की डेंसिटी और साइज नहीं पता है, तो आप सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट से एक एस्टिमेट लगा सकते हैं, एक आइडिया लगा सकते हैं कि रफली या टेंटेटिवली इतना साइज होगा, या रफली और टेंटेटिवली ये इसका डेंसिटी होगा, कम या ज्यादा, डिपेंडिंग ऑन द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। राइट, दैट वाज द प्रोकैरियोटिक स्टफ। गोइंग इनटू द यूकैरियोटिक स्टफ, यूकैरियोटिक जो राइबोसोम होता है उसे हम लोग 80S के नाम से जानते हैं। और यहां पर फिर से दो सब यूनिट हो जाएंगे, एक
जो लार्जर सब यूनिट होगा वो 60s के नाम से जाना जाएगा, उसका स्वेटबर्ग यूनिट 70 है, सॉरी 60 है, और ये छोटा है उसका जो जो सेडिमेंटेशन रेट है वो है 40। मतलब इस केस में ये जो लार्जर यूनिट होगी वो कितनी हो जाएगी 60, और ये छोटे वाले का हो जाएगा 40। फिर से वही कंसेप्ट है, 60 और 40 100 नहीं बनाना है, 60 और 40 100 नहीं बनाना है, 60 और 40 जोड़ करके कितना बनाना है 80 बनाना है। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको बताया कि राइबोसोम जो है वो ईआर के साथ में अटैच होते हैं, तो ये राइबोसोम जो ईआर के साथ में अटैच होते हैं वो ये एटीएस वाले होते हैं। ठीक है, नाउ दिस राइबोसोम, द एटीएस राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू द ईआर। ठीक है, कैसे जुड़ते हैं? ये जो लार्जर यूनिट है, लार्जर सब यूनिट थी, इस लार्जर सब यूनिट के ऊपर कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं, इसको हम बोलते हैं राइबोफोरिन। ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है, मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है ये, जो हमारे राइबोसोम को मदद करता है कि वो जुड़ सके ईआर के साथ में। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा लार्जर सब यूनिट था राइबोसोम का, और यहां पे हमारे ईआर की ये यूनिट आ जा रही है, ये उसके जो ट्यूब्यूल्स और जो 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 सिस्टर्न वगैरह थे वो। तो यहां पर हम देखेंगे ये जो राइबोपोरिन राइबोफोरिन होगा वो हमारे राइबोसोम को हमारे ईआर के साथ में जुड़ने में मदद करेगा। ठीक है ना, यहां पर जो मैं जो चीज बता रहा हूं आप देख पा रहे हो कि लार्जर सब यूनिट है, स्मॉलर सब यूनिट है। असलियत में ऐसा नहीं होता है। असलियत में ये जो लार्जर सब यूनिट है ये कहीं किसी कोने खोपचे में पड़े होते हैं, ये स्मॉलर सब यूनिट किसी कोने खोपचे में पड़े हुए होते हैं। ये दोनों केवल तब साथ में आते हैं जब इन्हें करना हो क्या, प्रोटीन सिंथेसिस। ना प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमारे पास एक टर्म होता है स्टूडेंट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। ओके, वी हैव अ टर्म कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। आई डू अंडरस्टैंड एंड आई डू नो दैट ये जो बोर्ड है ये थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है फॉर टाइम बीइंग। ठीक है, ट्रांसलेशन ये एक ऐसा फिनोमेना है जहां पे हम लोग प्रोटीन बनाते हैं। जब प्रोटीन बनाना होता है तब ये लार्जर सब यूनिट और ये स्मॉलर सब यूनिट साथ में आ जाते हैं, और इनका साथ में आना अगर हो, इनको अगर साथ में आना हो तो बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है हमें इस मैग्नीशियम आयन की, Mg2+ की। अगर Mg2+ का कॉन्सेंट्रेशन, मैग्नीशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन 1 मिलीमोल या उससे ज्यादा होता है, अगर मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन 1 मिलीमोल या उससे ज्यादा होता है तो मैं देखता हूं ये लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट आपस में जुड़ जाते हैं और एक डाइमर फॉर्म करते हैं, डाइमर। ठीक है, चलो भैया साथ में आ गए। अब साथ में आ गए तो अच्छी बात है, क्या हमेशा साथ में जुड़े रहेंगे? नहीं भाई साहब, क्यों जुड़ना है, साथ में क्यों जुड़ना है? ठीक है ना, हमें तो लिव इन रिलेशनशिप रखनी है, हमें शादी थोड़ी करनी है, हमें मतलब राइबोसोम के रिस्पेक्ट में बता रहा हूं बच्चों। ठीक है, तो जब इनका काम खत्म हुआ, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस का काम कर लिया इन्होंने, तो ये लार्जर सब यूनिट और ये स्मॉलर सब यूनिट ने सेपरेट हो जाना है, और वो सेपरेट होना अगर हो उन्हें, तो ये जो 1 मिलीमोलर का कॉन्सेंट्रेशन मैंने बताया, 1 मिलीमोल का कॉन्सेंट्रेशन मैंने आपको बताया, वो घट जाएगा। अगर एक प्रोकैरियोटिक सेल है तो वो डिजायरेबल है उसके लिए 0.3 मिलीमोलर या उससे कम, एक यूकैरियोटिक सेल है तो 0.5 मिलीमोलर या उससे कम। मोलर या मिलीमोल पता नहीं उसको क्या बोल रहे हो आप लोग, जो बोलना है बोलो। तो बात हो रही थी ये डाइमर कैसे बने। डाइमर कैसे बने? जब लार्जर सब यूनिट, जब स्मॉलर सब यूनिट जुड़े तब बने। पर ये लार्जर और स्मॉलर जुड़े क्यों और कैसे जुड़े? क्यों? क्योंकि इनको प्रोटीन बनाना था। कैसे जुड़े? जब मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन 1 मिलीमोल या उससे ज्यादा हो गया। कैसे अलग हुए? क्यों अलग हुए? काम खत्म हो गया भाई, क्या काम था? प्रोटीन सिंथेसिस खत्म हो गई। कब अलग हुए? प्रोटीन सिंथेसिस के खत्म होने पे अलग हुए। कैसे हुए? जब मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन 0.3 प्रोकैरियोटिक के लिए हो गया और 0.5 यूकैरियोटिक के लिए हो गया। सही बात, सही बात। चल अब आ जाओ फंक्शन के ऊपर। देखो फंक्शन की जब तुम बात करोगे बच्चों, तो मेनली प्रोटीन सिंथेसिस काम होता है हमारे राइबोसोम का। तुम्हारी बॉडी के अंदर जो भी प्रोटीन बना है,
जो भी प्रोटीन बना है वो हो करके आया है तुम्हारे राइबोसोम में से ही। और राइबोसोम हमने देखा था यहां पर कि दे आर आइदर फ्रीली फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म या फिर दे आर अटैच्ड विद योर ईआर। तो ये जो राइबोसोम है ना, जो अलग अलग पड़े हुए थे साइटोप्लाज्म में और जो जुड़े हुए पड़े थे ईआर के साथ में, दोनों अलग अलग प्रकार के प्रोटीन बनाएंगे। वो जो साइटोप्लाज्म में रहेंगे वो ऐसे प्रोटीन बनाएंगे जो सेल के अंदर रहें, और वो जो ईआर के साथ में जुड़ेंगे वो ऐसे प्रोटीन बनाएंगे जो सेल के बाहर जा सके। आपको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम समझना है बच्चों। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर ईआर है, इस राइबोसोम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, इस रफ ईआर के साथ में एसोसिएटेड है गोल्गी बॉडी, गोल्जी के साथ में एसोसिएटेड है तुम्हारा लाइसोसोम और वैक्यूओल। लाइसोसोम तक की बात ठीक थी। अब गोल्जी बॉडी के अंदर तुमने फंक्शन में पढ़ा था ना सर, पैकेजिंग होती है, मॉडिफिकेशन होता है सर, और ट्रांसपोर्टेशन होता है, या तो इंट्रा सेलुलर या तो एक्स्ट्रा सेलुलर, समझे ना। तो ये जो राइबोसोम एक्स्ट्रा सेलुलर वाला जो था तुम्हारा, जो राइबोसोम जो ईआर के साथ में जुड़ा हुआ था, वो एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट करवा देगा प्रोटीन का जीबी की मदद से। ठीक है, थोड़ा सा विस्तार में चला जाता हूं मैं कभी कभार। हाँ, तो ये राइबोसोम जो फ्री प्रकार के होते हैं, जो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही घूम रहे हैं, है ना, और कोरोना फैला रहे हैं हमारे जैसे, ये बनाते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन समझना है, चले जाओ तुम्हारे साइटोस्केलेटन में, चले जाओ तुम्हारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जहां पे तुम्हारे पास कुछ प्रोटीन हुआ करते थे जिसको तुम बोलते थे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जिसको तुम बोलते थे पेरीफेरी प्रोटीन। मतलब ये ऐसे प्रोटीन थे जो सेल के अंदर तक नहीं गए थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट नहीं कर गए थे पूरा, केवल सरफेस पे थे। तो वो जो प्रोटीन थे वो बनाए जाएंगे इस फ्री राइबोसोम के द्वारा। दूसरा, इट विल आल्सो मेक द प्रोटीन फॉर माइक्रोबॉडीज, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोस्केलेटन। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, तो उन रिएक्शंस को कैटालाइज करने के लिए बहुत सारे एंजाइम चाहिए। एंजाइम्स आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन के बनते हैं, तो वो सारे प्रोटीन बनेंगे कहां पर, इस फ्री राइबोसोम के अंदर। और साथ ही साथ इट विल आल्सो मेक द प्रोटीन ऑफ साइटोसोल। साइटोप्लाज्म में जो फ्लूइड है, ऑर्गेनल्स निकाल दो, जो फ्लूइड रह गया वो साइटोसोल। उस साइटोसोल के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं, उनको कैटालाइज करने के लिए भी एंजाइम चाहिए। वो एंजाइम भी इस फ्री राइबोसोम के द्वारा बनेंगे। समझ में आ गई बात? चल आगे बढ़े और समझने का प्रयास करें। राइबोसोम्स व्हिच आर अटैच्ड टू ईआर एंड इन दे फॉर्म दिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो क्या करते हैं, वो भी प्रोटीन ही बनाएंगे। वो कुछ अनोखा काम नहीं करेंगे, वो भी प्रोटीन ही बनाएंगे। बट ये जो प्रोटीन बनेंगे ये ऐसे प्रोटीन होंगे जो जो सेल के बाहर भी ट्रांसपोर्ट किए जा सके। तो दे वुड फॉर्म द प्रोटीन फॉर ट्रांसपोर्ट। तो आप याद करिए, आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी उसके अंदर, जैसे मैंने यहां पे बताया कि पेरिफेरल प्रोटीन है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, कुछ इंटीग्रल प्रोटीन भी हुआ करते थे, चैनल्स फॉर्म होते थे। तो वो जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो बनाए जाएंगे इस रफ ईआर के द्वारा, आपके ऐसे राइबोसोम जो ईआर के साथ में एसोसिएटेड हैं। दूसरा, दे विल फॉर्म द प्रोटीन्स ऑफ गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। कल लाइसोसोम वाला वीडियो बताया था, उसमें बात हुई थी कि गोल्जी बॉडी से जो वेसिकल निकलता है वो लाइसोसोम बनता है। गोल्जी बॉडी के अंदर से जो वेसिकल निकलता है वो लाइसोसोम बनता है, और इसके अंदर इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम कहां से आए थे स्टूडेंट्स? वो एंजाइम आए थे हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो ये जो बात हुई बच्चों, ये बात हुई हमारे फंक्शन की। अब आपको मैं एक फेयर बिट ऑफ आइडिया बता देता हूं अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस। एक खाली 2-3 मिनट का लगेगा, वो समझ लीजिए, खाली एक ब्रीफ आइडिया ले लीजिए। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इस राइबोसोम तक ही सीमित रहना था तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करके वीडियो बंद कर सकते हैं। और अगर आपको प्रोटीन सिंथेसिस का थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया लेना है तो आप बने रह सकते हैं। देखिए, होता ये है, हमारा न्यूक्लियस जो था, ठीक है, हमारा जो न्यूक्लियस था, उस न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं क्या, उस न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं एमआरएनए। ठीक है, तो पहले तो मैं आरएनए के टाइप बता दूं आपको। आरएनए कितने प्रकार के बच्चों? एक एमआरएनए, ये मैसेंजर आरएनए है। दूसरा है आपके पास में आरआरएनए, जिसको तुमने राइबोसोमल आरएनए बोला। और तीसरा है तुम्हारे पास टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए।
ये तुम्हारा न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा न्यूक्लियस हो गया। इस न्यूक्लियस के साथ में एसोसिएटेड है तुम्हारे या जिसके ऊपर राइबोसोम था। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सीधा सीधा राइबोसोम ही बना देता हूं, ठीक है। ये हमारा राइबोसोम हो गया, ठीक है। ये उसका लार्जर सब यूनिट, ये हमारा हमारा स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। होता ये है एक प्रोसेस के द्वारा जो डीएनए था वो कन्वर्ट कर दिया जाता है एमआरएनए के अंदर, ठीक है। इस प्रोसेस को स्टूडेंट्स आप कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन, और हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस केस में डीएनए क्या हो चुका है, ट्रांसक्राइब हो चुका है। तो डीएनए जब ट्रांसक्राइब होगा तो वो बनाएगा एमआरएनए। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस था बच्चों, वो हुआ आपके न्यूक्लियस के अंदर। अब इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं पोर्स, ये हम समझाएंगे जब न्यूक्लियस का वीडियो बनाएंगे, तो ये जो पोर्स वगैरह है उनके बारे में और विस्तार से बात की जाएगी। फिलहाल एमआरएनए जो था वो इस न्यूक्लियस से बाहर निकला और पहुंचा इस स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट के बीच में, ठीक है। पहुंचा कहां पर, इस लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट के बीच में। तो मैं क्या करता हूं, इस एमआरएनए का थोड़ा सा कलर बदली कर देता हूं। तो बच्चों ये एमआरएनए आ गया इधर बीच में। अब एमआरएनए जो है ना, एमआरएनए जो है इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन भरी होती है, ठीक है। यहां पर AUGC जैसा कुछ कोड फॉर्म में लिखा हुआ होता है। AUGC के फॉर्म में कुछ कोड्स होते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, कोडोन, कोडोन, ठीक है। तो आप मान लीजिए मैं यहां पे कलर कर देता हूं, थोड़ा सा डार्क बना देता हूं। ये एक कोडोन है, ये दूसरा कोडोन है, ये तीसरा कोडोन है, ये चौथा कोडोन है, ये पांचवा कोडोन है। हर एक कोडोन एक अमाइनो एसिड का बनता है, एक अमाइनो एसिड बनाता है। इनफैक्ट हर एक कोडोन एक अमाइनो एसिड बनाता है, हर एक कोडोन एक अमाइनो एसिड बनाता है। तुम्हारे पास यहां पर कितने कोडोन हैं, तुम्हारे पास यहां पर 5 कोडोन है, 5 कोडोन है तो 5 अमाइनो एसिड आएंगी। तो अमाइनो एसिड लानी पड़ेगी, अमाइनो एसिड लानी पड़ेगी। लाने का काम कौन कर रहा है, ये टीआरएनए। टीआरएनए क्या करेगा बच्चों, टीआरएनए क्या करेगा, टीआरएनए जो था वो तुम्हारी अमाइनो एसिड को लेकर के आएगा डिपेंडिंग ऑन द कोडोन। और फिर ये जो अमाइनो एसिड थी, ये एक अमाइनो एसिड हुई A1, ये दूसरी अमाइनो एसिड A2, ये तीसरी अमाइनो एसिड A3, ये चौथी A4 और ये A5 आपस में जोड़ दी जाएगी पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, और आपके पास एक पॉलीपेप्टाइड की चेन, मतलब एक प्रोटीन बनकर के तैयार हो गया। समझ में आई बात, क्या हुआ है, आपके पास एमआरएनए आया था कहां पर, न्यूक्लियस में। ये न्यूक्लियस से बाहर निकल के पहुंचा राइबोसोम पर, राइबोसोम में स्मॉलर और लार्जर के बीच में जाके पहुंच गया ये, और वहां पर जो आरएनए था, राइबोसोमल आरएनए, उसने उसको अटैच होने की जगह दी। राइबोसोमल आरएनए का ही तो बना है हमारा 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 आर ये राइबोसोम, ठीक है ना। अब यहां पर ये टीआरएनए आया अमाइनो एसिड को लेकर के, और सबको आपस में जोड़ते गए और हमने प्रोटीन बना लिया, ठीक है। अब प्रोटीन जो होते हैं वो अमाइनो एसिड्स के बनते हैं, और इस तरह से एक प्रोटीन हमारी सेल के अंदर बन करके तैयार होता है। अभी जो आपको मैंने समझाने का प्रयास किया है, बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही साधारण सी भाषा में समझाने का प्रयास किया है। 12th स्टैंडर्ड में यही एक टॉपिक है बहुत बड़ा, ट्रांसलेशन के नाम से। तो बच्चों आज का जो वीडियो है उसको मैं यहीं पर रोकने की कोशिश करूंगा, वहीं इनफैक्ट यहीं पर रोकूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको जो भी हमने राइबोसोम के बारे में बताया आपको समझ में आया होगा, और अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए अगर आपको समझ में आया है तो। उसी तरीके से इफ यू फाइंड कि ये चैनल फ्यूचर में आपके लिए यूजफुल हो सकता है तो इस चैनल को, मतलब गौरव ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने परिवार का बहुत ध्यान रखें। घर के बाहर बिल्कुल भी ना निकलें जब तक बहुत ही ज्यादा जरूरी ना हो। कोरोना बहुत 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 घातक है। भगवान हम सबका भला करे। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस ऑल।